हिमाचल प्रदेश में आज 2021-22 के लिए राज्य का बजट पेश किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से देश ने अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से प्रभावित दौर में भी कुल 50,192 करोड़ रुपए के व्यय का 2021-22 का बजट पिछले वित्त वर्ष के 49,131 करोड़ रुपए की तुलना में 1,061 करोड़ रुपए अधिक है। मुख्यमंत्री ने सदन में घोषणा की कि विधायकों को 1 अप्रैल से उनका पूरा वेतन मिलने लगेगा और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना यानी एमएलए लैड निधि भी पूरी तरह से बहाल कर दी जाएगी। साथ ही इसे 5 लाख बढ़ाकर 1,75,00,000 रुपए की जगह 1,80,00,000 रुपए किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने योजना विभाग का नाम बदलकर नीति विभाग करने की भी घोषणा की। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए बजट अनुमान। अब माननीय मुख्यमंत्री वर्ष 2021-2022 के बजट अनुमानों वार्षिक वित्तीय विवरण को सदन में प्रस्तुत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस माननीय सदन में चौथा बजट प्रस्तुत करने का अवसर मिल रहा है। वर्ष 2018-19 के पहले बजट से ही हमने प्रदेश की विकास यात्रा को नई दिशा के साथ गति प्रदान की। हमने जन आकांक्षाओं को समझते हुए सरकार के सभी विभागों में नई तथा सार्थक योजनाओं के माध्यम से जो पहल की, उसके सकारात्मक परिणाम आज हर क्षेत्र में दिख रहे हैं। सरकार ने 3 वर्ष के कार्यकाल में अपनी नीति और नियत के केंद्र में केवल जनहित ही रखा, केवल जनहित को ही रखा। अध्यक्ष महोदय, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश हित के स्वप्न को साकार करने की कार्य योजना को जब हमने वर्ष 2020-21 का बजट प्रस्तुत करते हुए इस माननीय सदन के समक्ष रखा था, तब किसी को यह अनुमान नहीं था कि पूरी दुनिया एक सदी के सबसे बड़ी महामारी का सामना करने जा रही है। नोवल कोरोना वायरस ने सारे विश्व को जिस तेजी से अपनी चपेट में लिया, उसका कोई दूसरा उदाहरण मानव इतिहास में नहीं मिलता। इस महामारी ने दुनिया भर में जिस तरह से भय, चिंता, अनिश्चितता और आर्थिक आपदा का माहौल पैदा किया, उसने कुछ ही सप्ताह में अभूतपूर्व वैश्विक संकट खड़ा कर दिया। दुनिया में संपन्न से संपन्न राष्ट्र भी इस आपदा के आगे पंगु दिखाई दिए। विज्ञान के अभूतपूर्व प्रगति के बावजूद इस बीमारी के संक्रमण को रोकना असंभव होता गया। 24 घंटे व्यस्त रहने वाला बाजार, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट सब सुनसान हो गए। एक के बाद एक दुनिया भर के देश लॉकडाउन करने के लिए विवश हो गए। इलाज के लिए ना तो दवा थी, ना ही रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन। दुनिया में हर क्षण बढ़ते मामलों, दुखदायी मौतों और आर्थिक तबाही के साथ साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों ने संपूर्ण मानव जाति के समक्ष एक भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी, जिसके दुष्प्रभावों से कोई भी अछूता नहीं रहा। अजीब द्वंद्व था। अगर एक तरफ इस महामारी से बचने के लिए सब कुछ बंद कर देने, सारे काम धंधे रोक देने का विकल्प था, तो इससे उत्पन्न स्थिति भी
जीवन को संकट में डालने वाली थी। हमें ज्ञात था कि महामारी के फैलने से न रोका गया तो जीवन नहीं बचेगा, परंतु यह भी सत्य था कि आजीविका के बंद होने पर भी जीवन नहीं बचेगा। हमें आजीविका को भी बचाना था और जीवन को भी। यह बहुत ही एक असामान्य परिस्थिति थी। अध्यक्ष महोदय, भूख से या वबा का मतलब बीमारी होता है, भूख से या वबा से मरना है, यह फैसला आदमी को करना है। यह स्थिति अध्यक्ष महोदय इस प्रकार से हमारे समक्ष कोरोना वायरस की वजह से हुई। अध्यक्ष महोदय, चुनौती अभूतपूर्व थी, परंतु चुनौती का सामना करने का जज्बा भी अभूतपूर्व था। हम कोरोना का न केवल साहस और सफलता से सामना कर रहे हैं, अपितु इस वैश्विक महामारी के दुष्प्रभावों को भी कम कर पाए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कोरोना महामारी के समय हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स जिन्होंने इस महामारी के समय अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रदेश की जनता की तत्परता से सेवा की को नमन करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूं। महामारी के दौरान दुनिया में लाखों जीवन कोरोना की आहुति चढ़े। हिमाचल प्रदेश में भी कई परिवारों के चिराग इस महामारी के कारण बुझ गए। मैं उन सभी को अपनी और माननीय सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं एवं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उनके परिवारजनों को इस आघात को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अध्यक्ष महोदय, यह हमारे राष्ट्र का सौभाग्य है कि इस कठिन परीक्षा की घड़ी में भारत का नेतृत्व यशस्वी और दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में है। कोरोना काल में उनके सशक्त और कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है कि भारत न केवल इस महामारी से तमाम बाधाओं के बावजूद सफलतापूर्वक लड़ रहा है, बल्कि कोरोना की वैक्सीन तैयार करने वाले विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है। हम भारतवासियों के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों को भी वैक्सीन दे रहे हैं। हमारी यह उपलब्धि वसुधैव कुटुंबकम की समृद्ध संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत एवं वैज्ञानिकों की दक्षता का प्रतीक है। निराशा के लंबे समय के बाद उम्मीद से सूर्य की किरणें दिखाई दे रही है। हमने यह साबित किया है कि कोई भी संकट मानवता की सामूहिक शक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा, रोक सकता है तू लहरों को, कोशिश करके तो देख, लौटा सकता है तू तूफान को, कोशिश करके तो देख। अध्यक्ष महोदय, प्रदेशवासियों के लिए यह गर्व का विषय है कि 25 जनवरी 2021 को हमने अपने पूर्ण राजत्व के स्वर्णिम 50 वर्ष पूरे करके 51वें वर्ष में प्रवेश किया है। पिछले वर्ष बजट प्रस्तुत करते हुए मैंने घोषणा की थी 2020 को स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और प्रदेश में भव्य आयोजन किए जाएंगे, जिससे कि नई पीढ़ी को प्रदेश के इतिहास को जानने और हमारी देवभूमि और वीर भूमि की समृद्ध परंपराओं से अवगत होने का अवसर मिले। नोवल कोरोना वायरस ने इन आयोजनों पर तो रोक लगा दी, परंतु हमने बहुत कुछ नया सीखने और नया करने के अवसर प्रदान किए। हमने निर्णय लिया है कि अब ये आयोजन 2021-22 में किए जाएंगे। प्रदेश सरकार 5 दशक की विकास गाथा को स्वर्णिम हिमाचल रथ यात्रा के माध्यम से प्रत्येक प्रदेशवासी तक पहुंचाएगी। इसके साथ ही आने वाले वर्षों में प्रदेश के विकास के लिए एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए भविष्य का दृष्टि पत्र भी तैयार करेगी। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा, हर बाधा से जीत रहे हम, मिलकर सपने सींच रहे हम, पीढ़ी दर पीढ़ी जनमन के तप का हासिल है, ये मेरा हिमाचल है, ये अपना हिमाचल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी का प्रतिकूल प्रभाव रहा। भारत की अर्थव्यवस्था भी इससे अछूती नहीं रही है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोरोना के कारण भारी संकुचन देखा गया
और पहली तिमाही में -23.9% की गिरावट दर्ज की गई। परंतु सरकार के निरंतर प्रयासों से वर्ष के अंत तक अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ तथा यह गिरावट कम होकर केवल -7.7% रह गई। इतना ही नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में आगामी वर्ष में 11% आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। लॉकडाउन और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की सुनियोजित रणनीति के चलते हम आज आर्थिक रिकवरी के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। यह अत्यंत आशाजनक एवं उत्साहवर्धक स्थिति है। इस वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर नेगेटिव से उभरकर पॉजिटिव पर आ गई है। वी शेप की इस रिकवरी के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और 27 लाख करोड़ रुपए की आत्मनिर्भर भारत और जरूरतमंद लोगों के लिए खातों में पैसे का सीधा हस्तांतरण जैसे कल्पनाशील, नवाचारी और दूरंदेशी योजनाओं का योगदान रहा है। अध्यक्ष महोदय, हिम्मत वाले पल में बदल देते हैं दुनिया को, हिम्मत वाले पल में बदल देते हैं दुनिया को, सोचने वाला दिल तो बैठा सोचा करता है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के प्रयासों के कारण राज्य की अर्थव्यवस्था में 2020-21 के दौरान केवल -6.2 यानी कि 6.2% की गिरावट दर्ज होने का अनुमान है, जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित गिरावट से 1.5% अंक कम है। 2020-21 में अंतिम अनुमानों के अनुसार राज्य सकल घरेलू उत्पाद 1,56,522 करोड़ रुपए रहेगा। 2020-21 के दौरान प्रति व्यक्ति आय 1,83,286 रुपए का अनुमान है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय से लगभग 56,318 रुपए अधिक है। अध्यक्ष महोदय, 2021-22 से बजट का स्वरूप बदल रहा है। राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हिमाचल प्रदेश बजट में योजना एवं गैर योजना मदों का भेद समाप्त कर दिया गया है। बजट दस्तावेजों में बजटीय प्रावधान केवल राजस्व परिव्ययों एवं पूंजीगत परिव्ययों के आधार पर ही किए जाएंगे। अनुसूचित जाति उपयोजना का नाम बदलकर अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम तथा जनजातीय उपयोजना का नाम बदलकर जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम रखा गया है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत कुल विकासात्मक परिव्ययों की क्रमशः 25.19% एवं 9% परिव्यय करने की व्यवस्था को यथावत रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, 2021-22 के लिए विकासात्मक गतिविधियों के लिए 9,405 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 2,369 करोड़ रुपए तथा जनजातीय विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 846 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रस्तावित हैं। पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 93 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रस्तावित हैं। बजट के बदले प्रारूप के दृष्टिगत मैं योजना विभाग का नाम बदलकर नीति विभाग रखना प्रस्तावित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए और विभिन्न योजनाओं के प्रभावी बनाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत समय से चली आ रही कुछ योजनाओं का युक्तिकरण किया है। 2021-22 में इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सदी के सबसे गंभीर संकट के बावजूद 15वें वित्त आयोग की 2020-21 की रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश के लिए समुचित अनुदान की व्यवस्था की गई है। मैं भारत सरकार तथा 15वें वित्त आयोग का प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 2 किस्तों में 450 करोड़ रुपए का ब्याज रहित ऋण प्रदान किया है। इस ऋण का भुगतान 50 वर्षों के बाद किया जाएगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता है, जिसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं।
अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहूंगा कि हमारी सरकार के प्रथम 3 वर्ष में 2,382 करोड़ रुपए की लागत से 639 विधायक प्राथमिकता योजनाएं नाबार्ड से स्वीकृत करवाई गई है। हमारी सरकार ने न केवल डीपीआर बनाने की प्रक्रिया को तेज किया, बल्कि उन्हें नाबार्ड से स्वीकृत करवा कर उनके कार्यान्वयन को भी गति दी है। मैं माननीय सदस्यों से इन परियोजनाओं के लिए आवश्यकता अनुसार निजी भूमि उपलब्ध करवाने में सहयोग करने की अपील करता हूं। माननीय विधायकों के साथ 8 और 9 फरवरी 2021 को हुई बैठकों के दौरान उनसे प्राप्त सुझावों के दृष्टिगत मैं 2021-22 के लिए निम्नलिखित घोषणाएं करता हूं। विकास में जनसहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत परिव्यय वित्तीय वर्ष की तुलना में बढ़ाकर दुगने किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जब भी हम विकास की दृष्टि से काम करने के लिए जनता के बीच में जाते हैं, बहुत सारे लोगों की ओर से एक मांग रहती है कि विकास में जनसहयोग इस कार्यक्रम में अगर बजट का प्रावधान बढ़ाया जाए तो हम भी अपना सहयोग उसमें दे करके जो है विकास को गति देने में भूमिका निभा सकते हैं। उस दृष्टि से हमने विकास में जनसहयोग के लिए जो राशि हम अभी तक उपलब्ध करवाते थे उसको हमने दुगना किया है, ताकि लोगों की सहभागिता उसमें सुनिश्चित हो सके। अध्यक्ष महोदय, नाबार्ड को आरआईडीएफ के माध्यम से पोषित होने वाली विधायक प्राथमिकता की वर्तमान सीमा को 120 करोड़ से बढ़ाकर 135 करोड़ रुपए किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए भी सभी माननीय सदस्यों की ओर से बार बार आग्रह आता था कि जो नाबार्ड की जो हमारी लिमिट है उस लिमिट को बढ़ाया जाए, तो इसलिए हमने पिछली बार भी बढ़ाई और अब की बार भी इसको 135 करोड़ रुपए कर दिया। अध्यक्ष महोदय, विधायक क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत विकट वित्तीय परिस्थितियों के दृष्टिगत जारी की जाने वाली राशि को अप्रैल 2020 में सस्पेंड कर दिया गया था। तदुपरांत जनहित को देखते हुए इसे आंशिक रूप से बहाल किया गया तथा 50 लाख रुपए की निधि जारी की गई थी। 2021-22 में इस निधि को पूर्ण रूप से बहाल कर दिया जाएगा तथा मैं इसे वर्तमान में 1 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 80 लाख रुपए की घोषणा करता हूं। आप तो कह रहे थे कल हम साथियों के साथ बैठे तो रिस्टोर हो जाए तो ही काफी है, लेकिन हमने थोड़ा उसमें इजाफा भी कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही माननीय विधायक महिला मंडल, अध्यक्ष महोदय ये महत्वपूर्ण है जो मैं अगली बात कह रहा हूं, इसके साथ ही माननीय विधायक महिला मंडलों तथा युवक मंडलों के साथ साथ स्वयं सहायता समूह के लिए भी इस निधि में से अधिकतम 50,000 रुपए तक की अनुशंसा कर सकेंगे। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बार बार बात आती थी कि महिला मंडल, युवक मंडल और स्वयं सहायता समूह जो है वो जो बहुत सक्रिय भूमिका आज की तारीख में निभा रहे हैं विभिन्न कार्यों में, उनके लिए कुछ राशि इस प्रकार से सहयोग के रूप में देनी चाहिए ताकि उनकी गतिशीलता बनी रहे। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी के कारण अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में मंत्रियों एवं सांसदों द्वारा पहल करते हुए 1 साल के वेतन में 30% राशि की कटौती करने का निर्णय लिया। मैं प्रदेश के सभी माननीय मंत्रियों, माननीय विधायकों तथा विभिन्न बोर्डों एवं निगमों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भी इस आपदा से निपटने के लिए अपने वेतन तथा मानदेय में से 1 वर्ष के लिए 30% अंशदान प्रदान करने का निर्णय लिया। मैं यह घोषणा करता हूं कि 1 अप्रैल 2021 से ये वेतन तथा मानदेय बहाल कर दिए जाएंगे। यानी कि पूरे पैसे मिलेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां
जरूर कहना चाहता हूं, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए। मैं सही तुम गलत के खेल में, मैं सही तुम गलत के खेल में, न जाने कितने रिश्ते ढह गए। इसलिए कहते रहिए जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अध्यक्ष महोदय, कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से हम प्रदेश की जनता का समय पर सेवाएं उपलब्ध करवाने में सफल रहे हैं। इन अनुभवों से सीख लेते हुए आगामी वर्ष में सरकारी सेवा निष्पादन की अधिकांश प्रक्रियाओं को डिजिटाइज करके और प्रभावी बनाया जाएगा। आगामी वर्ष में इस दिशा में निम्न कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं। शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश सचिवालय में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र शिमला और धर्मशाला की विभिन्न शहरी सेवाओं और एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित एवं प्रबंधित करेगा। अध्यक्ष महोदय, स्वर्ण जयंती संपर्क संकल्प के अंतर्गत प्रदेश की सभी पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी निकायों में चरणबद्ध ढंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए लगभग 60 करोड़ रुपए व्यय किया जाएगा। आईटीआई संस्थानों में भी वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा शुरू की जाएगी। हिमाचल ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध 65 सेवाओं को बढ़ाकर 80 किया जाएगा तथा इन्हें लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा। निजी शैक्षणिक संस्थाएं नियामन आयोग निजी शिक्षा संस्थानों से संबंधित सूचना प्रबंधन एवं निगरानी के उद्देश्य से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम स्थापित करेगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य योजनाओं को भी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए एक बेनिफिशियरी डाटा बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों के चयन में सुविधा होगी। अध्यक्ष महोदय, हम पारदर्शी, उत्तरदायी तथा भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने के लिए कृत संकल्प हैं। हमने सत्ता में आने के बाद से बदले की भावना की दलगत राजनीति का चलन समाप्त कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, शासन में पारदर्शिता तथा सरकारी सेवाओं की तत्काल उपलब्धता के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। आगामी वर्ष में शासन को सुदृढ़ करने के लिए निम्न कदम उठाए जाने प्रस्तावित है। प्रदेश में जिला स्तर पर सुशासन हेतु उपायुक्तों में प्रतिस्पर्धा तथा इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए स्वर्ण जयंती डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन फंड स्थापित किया जाएगा। सरकारी अधिकारियों की संपत्ति से जुड़ी सूचना में पारदर्शिता लाने के लिए 2021-22 से सभी क्लास 1 एवं क्लास 2 अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा वार्षिक आधार पर अनिवार्य रूप से ऑनलाइन भरना होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं ईज ऑफ लिविंग को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक विभाग अपने नियमों, अधिनियमों, प्रक्रियाओं आदि में आवश्यक संशोधन करेगा। सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार नारी सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अनेक योजनाएं लागू कर रही है। गृहिणी सुविधा योजना इस कड़ी में हमारी महत्वपूर्ण पहल है, जिसने पूरे प्रदेश की गृहिणियों को बीमारियों, प्रदूषण और रोजमर्रा के अनावश्यक कठिन परिश्रम से मुक्ति दिलाई है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 2,92,000 गैस कनेक्शन दिए हैं। आगामी वर्ष में नए पात्र परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे तथा मुफ्त रिफिल देने की व्यवस्था को यथावत रखा जाएगा। 2021-22 में इस योजना में 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, इस योजना के अंतर्गत जब हमने शुरुआत की थी, उस वक्त यह अनुमान लगाया जा रहा था लगभग 1 लाख और 1,25,000 के लगभग कनेक्शन हिमाचल प्रदेश में देने की आवश्यकता रहेगी।
लेकिन ये आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच गया। 2,92,000 कनेक्शन अभी तक हम उपलब्ध करा चुके हैं और पूरे देश भर में मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल पहला प्रदेश है जहां हर एक घर को गैस का चूल्हा देने में हम सफल हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है वो मैं कोट करना चाहूंगा। स्त्रियों की अवस्था में सुधार न होने तक विश्व के कल्याण का कोई मार्ग नहीं। किसी पक्षी का एक पंख के सहारे उड़ना नितांत असंभव है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। सामाजिक दूरी के महत्व को समझते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग राशन की दुकानों पर IRIS स्कैनिंग से बायोमेट्रिक ट्रांजैक्शन की संभावना पर कार्य करेगा। इससे राशन उपलब्ध कराने में अधिक सुविधा होगी। कोरोना के बावजूद प्रदेश के मेहनतकश किसानों ने अर्थव्यवस्था को बल दिया है। कृषि मनुष्य को संपत्ति और प्रतिभा प्रदान करती है। कृषि प्राणियों के जीवन का आधार है। हमारी सरकार किसानों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका के प्रति हमारे सम्मान का परिचायक है। प्रदेश के 5 जिलों में जापान की सहायता से चलाई जा रही जायका परियोजना के अंतर्गत के पहले चरण में सफलता को देखते हुए इसके दूसरे चरण को सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा। 1055 करोड़ रुपए की इस परियोजना को 2021-22 से शुरू किया जाएगा, जिसके लिए सभी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं। विविधीकरण एवं वैल्यू एडिशन के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से 2021-22 के दौरान इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु प्रारंभिक गतिविधियां की जाएंगी, जिनमें मुख्यतः लगभग 60 DPR बनाना, कृषक विकास समूह से जुड़े किसानों को प्रशिक्षण, प्रदेश की मंडियों का आधुनिकीकरण इत्यादि शामिल है। प्रदेश में सफलतापूर्वक चलाई जा रही प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के अंतर्गत सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि के सकारात्मक और उत्साहवर्धक परिणाम देखे गए हैं। अभी तक इस पद्धति को 1,05,200 किसानों ने अपनाया है। आगामी वर्ष में 50,000 नए किसान परिवारों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त 1 लाख किसान परिवारों को इस योजना के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्राकृतिक उत्पादों को बाजार में अलग पहचान मिले, इसके लिए इस पद्धति से जुड़े किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण किया जाएगा और उनके उत्पादों की ब्रांडिंग भी की जाएगी। मैं इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 2021-22 में 20 करोड़ रुपए बजट प्रस्तावित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार 2021-22 में परंपरागत बीजों के संरक्षण और संवर्धन हेतु नई स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज संरक्षण एवं संवर्धन योजना SJBSY आरंभ करेगी। इसके तहत पहाड़ी दालों, परंपरागत अनाजों और बेमौसमी फसलों के लिए बीज से बाजार तक की एक समग्र कार्य योजना बनाई जाएगी। स्वयं सहायता समूह, किसान समूह एवं किसान उत्पादक संगठनों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय बजट भाषण में वर्णित 6 स्तंभों में से एक स्तंभ नवाचार, अनुसंधान एवं विकास है। इसके अनुरूप प्रदेश के कृषि तथा बागवानी विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए दोनों विश्वविद्यालयों के लिए 5 करोड़ रुपए का अनुसंधान कोष स्थापित किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। प्रदेश के किसानों अथवा उत्पादकों को उनकी उपज के विपणन हेतु समुचित सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 63 मंडियां सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं। प्रदेश में 3 नई मंडियां मेंदली, शिलारू जिला शिमला तथा बंदरोल जिला कुल्लू के निर्माण तथा 20 वर्तमान मंडियों के विस्तार अथवा आधुनिकीकरण कार्य को 2021-22 में पूरा किया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। प्रदेश की 19 वर्तमान मंडियों के अतिरिक्त 10
मंडियों को ई नाम व्यवस्था से जोड़ने की चल रही प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश की कृषि मंडियों में फूलों का व्यापार करने में किसानों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि संबंधित एक्ट में इसके लिए अभी उचित प्रावधान नहीं है। मैं घोषणा करता हूं कि फूलों के व्यापार को एचपी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केट डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2005 के शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सृजित सिंचाई क्षमता का उपयुक्त प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हिमकैट योजना प्रारंभ की है। इस योजना में 15,242 हेक्टेयर क्षेत्र को कमांड एरिया डेवलपमेंट के अंतर्गत लाया जा चुका है। 2021-22 में इस योजना पर 83 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, जो पिछले वर्ष की तुलना में दुगना है। इन परिव्ययों की सहायता से 4,000 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा, किसान का बेटा हूं, खेती करना मेरा कर्म है, अपने साथ दूसरों का पेट भरना यह हमारा धर्म है। हमारी सरकार के लिए बागवानी विकास सदैव प्राथमिकता रही है। किसानों व बागवानों के अथक प्रयासों से राज्य में गत 50 वर्षों में बागवानी में कई नए आयाम स्थापित किए हैं। लगभग 1,000 करोड़ की विश्व बैंक पोषित बागवानी विकास परियोजना के अंतर्गत 2021-22 में प्रदेश में अन्य गतिविधियों के अतिरिक्त निम्नलिखित महत्वपूर्ण गतिविधियां की जाएंगी। 5 लाख पौधों का आयात किया जाएगा। 200 जल उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से 8,000 हेक्टेयर पर कमांड एरिया डेवलपमेंट के लिए सिंचाई संबंधित कार्य किए जाएंगे। डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौनी में जीन रिपोजिटरी की स्थापना करेंगे। जरोल, टिक्कर, रोहड़ू, ओडी, पतलीकूल तथा टुट्टू पानी में सीए स्टोर्स तथा पैक हाउस का निर्माण किया जाएगा। पराला, शिमला स्थित संयंत्र में एप्पल जूस कंसंट्रेट प्लांट की स्थापना की जाएगी। सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एडीबी की सहायता से लगभग $10 मिलियन अमेरिकी की पायलट योजना के कार्यान्वयन को गति दी जाएगी। मैं प्रदेश के बागवानों को उचित दाम पर उत्तम नस्ल के हाई डेंसिटी पौधे उपदान पर उपलब्ध करवाने के लिए नई स्वर्ण जयंती समृद्ध बागवान योजना आरंभ करने की घोषणा करता हूं। कृषि उत्पाद संरक्षण एंटी हेल नेट योजना के अंतर्गत 2021-22 में भी किसानों और बागवानों को हेलनेट के लिए उपदान प्रदान किया जाएगा। यह योजना अत्यंत लोकप्रिय है। उल्लेखनीय है कि 2017-18 में एंटी हेलनेट पर उपदान के लिए मात्र 2.27 करोड़ रुपए का प्रावधान था। पिछले 3 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा इस योजना के दायरे को बढ़ाया गया। आगामी वर्ष के दौरान इसके लिए 60 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे, जो 2020-21 से 10 करोड़ अधिक हैं। प्रदेश में मधुमक्खी पालन गतिविधियों को मजबूत करने के लिए एवं मधुमक्खी पालकों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलवाने के उद्देश्य से मैं राज्य मधुमक्खी बोर्ड के गठन की भी घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, 2021-22 के दौरान हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के तहत फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 11 करोड़ रुपए का प्रावधान 11 करोड़ रुपए के प्रावधान से लगभग 1 लाख वर्ग मीटर क्षेत्र में हरित गृहों की स्थापना की जाएगी। बागवानी क्षेत्र के लिए 2021-22 में 543 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पशुपालकों को उच्च श्रेणी की विशेषज्ञ सुविधाएं प्रदान करने हेतु प्रदेश में 3 जोनल अस्पतालों, 10 वेटरनरी पॉलिक्लिनिक को आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त उपमंडलीय स्तर के वेटरनरी संस्थानों को भी चरणबद्ध तरीके से सुदृढ़ किया जाएगा। इसके लिए 2021-22 में
5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, गौ सेवा के प्रति मेरी सरकार समर्पित है। प्रदेश में स्थित गौ अभयारण्य और गौ सदनों के माध्यम से प्रति गौवंश एक निश्चित अनुदान दिया जा रहा है। इस सेवा के लिए यह आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध हो। ताल एवं ज्योरी स्थित भेड़ प्रजनन फार्म एवं पालमपुर तथा बागथन स्थित गाय प्रजनन फार्मों को चारा उत्पादन केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में दुग्ध उत्पादन से जुड़े परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए दूध खरीद मूल्य 2 रुपए बढ़ाने की भी मैं घोषणा करता हूं। दूध से ताकत मिलेगी आपको भी। 2 रुपए बढ़ा दिए हमने, जो पहले देते थे। पिछले साल भी बढ़ाया, इस साल भी बढ़ाया है, तो ताकि आपको जो है वो जो ताकत मिलती रहे। आपकी चिंता करते हम जी। अध्यक्ष महोदय, 2021 में मिल्क फेड को 28 करोड़ रुपए का अनुदान प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में मछली उत्पादकों को उचित मार्केटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि मंडियों की तर्ज पर गोविंद सागर तथा पौंग डैम जलाशय के उत्पाद हेतु अत्याधुनिक मछली क्रय विक्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे क्षेत्र के मछली उत्पादकों को अपना उत्पाद उचित मूल्य पर बेचने में सुविधा होगी। सजावटी मछलियों के पालन को बढ़ावा देने के लिए शिमला व कांगड़ा में निजी क्षेत्र में एक इकाई स्थापित की जाएगी। जिला कांगड़ा में एक बायोफ्लॉक इकाई स्थापित की जाएगी। आगामी वर्ष में 100 नई ट्राउट इकाइयों का निर्माण भी किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्लाइमेट चेंज रेजिलेंट एग्रीकल्चर का आह्वान किया है। आज भी प्रदेश के लगभग 90% परिवार कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। ग्राम स्तर पर किसान परिवार एक समग्र इकाई है जो एक साथ कृषि, बागवानी, पशुपालन, पुष्प उत्पादन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन एवं अन्य संबंधित व्यवसायों एवं कार्यकलापों से जुड़ा रहता है। अलग अलग विभाग अपनी योजनाओं के माध्यम से उसी किसान परिवार तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ऐसा देखा गया है कि कई बार इन योजनाओं में दोहराव होता है और समय, धन और प्रयास का उचित उपयोग नहीं हो पाता है। मैं किसान परिवार को केंद्र में रखकर संबंधित विभागों की योजनाओं तथा कार्यक्रम को पुनर्परिभाषित करने का प्रस्ताव करता हूं। मैं इस महत्वाकांक्षी योजना का प्रारूप तैयार करने के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप गठन करना प्रस्तावित करता हूं। यह एक्सपर्ट ग्रुप किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किए जा रहे प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपनी संस्तुति भी देगा। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं किसान परिवार से हूं। किसान की पीड़ा को अच्छी तरह समझता हूं। चीर के जमीन को उम्मीद से बीज बोता हूं। किसान हूं, सींचता हूं, लहू से तब फसल देता हूं। अध्यक्ष महोदय, हाल ही में प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव शांतिप्रिय और सफलतापूर्वक ढंग से हुए हैं। इन चुनावों में लोगों ने बड़े उत्साह से भाग लिया है और मुझे प्रसन्नता है कि इन चुनावों में प्रदेश सरकार की नीतियों को भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ है। क्योंकि पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं था, लेकिन सरकार को सहयोग मिला है। अध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। नए चुने गए पंचायती और शहरी निकायों के सदस्यों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। इन चुनावों में 102 ग्राम पंचायतों के मतदाताओं ने अपनी सभी प्रतिनिधि निर्विरोध चुने हैं। ऐसी पंचायतें 10 लाख रुपए प्रति पंचायत की प्रोत्साहन राशि के लिए पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, 2005 के बाद प्रदेश में नई ग्राम पंचायतों का गठन नहीं किया गया था।
जबकि भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिगत नई पंचायतों के गठन की लगातार मांग की जा रही थी। हमारी सरकार ने 412 नई ग्राम पंचायतों का गठन किया है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत लंबे समय से लंबी था। हर जगह से मांग आती रहती थी कि पंचायतों का गठन किया जाए, नई पंचायतें बनाई जाएं, लेकिन पिछले 15 सालों से हम हिमाचल प्रदेश में एक भी नई पंचायत नहीं बना पाए थे। अब की बार मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे विधायकों और विधायकों के साथ जो पंचायती राज संस्थाओं के और उसके साथ साथ में स्थानीय लोगों की ओर से जो मांग थी उसको हम पूरा करने की परिस्थिति में हुए हैं और 412 नई पंचायतों का हमने गठन किया है। अध्यक्ष महोदय, अब प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 3615 हो गई है। मैं घोषणा करता हूं कि सभी नवगठित पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से पंचायत घरों का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि नई पंचायतें जो बनी है स्वाभाविक रूप से उनके लिए बैठने के लिए, अपने कार्य को संचालित करने के लिए पंचायत घर की सबसे पहले आवश्यकता होगी। तो हम फेज मैनर में सभी जो 412 जो नई पंचायतें बनाई हैं उन पंचायतों को पंचायत घर बनाने के लिए प्राथमिकता देंगे। अध्यक्ष महोदय, 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत 2021-22 में 248 करोड़ रुपए की अनुदान राशि विभिन्न पंचायती राज संस्थानों को प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार से प्राप्त 409 करोड़ रुपए इन संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे। प्रदेश के 5 जिलों कांगड़ा, हमीरपुर, सोलन, मंडी और बिलासपुर में पंचायती राज प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के लिए जिला स्तरीय संसाधन केंद्र का निर्माण किया जा चुका है। किन्नौर, सिरमौर और शिमला जिलों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। 2021-22 में कुल्लू तथा ऊना जिलों में जिला संसाधन केंद्रों के निर्माण को प्रारंभ कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, पंचायतों में एक छत के नीचे सभी आईटी रिलेटेड सर्विसेज प्रदान करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। वर्तमान में 598 सेंटर निर्माणाधीन है। 2021-22 में 2982 सेंटर बनाए जाएंगे, जिनके निर्माण पर 149 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अध्यक्ष महोदय, पंचवटी योजना के अंतर्गत 2020-21 में 364 स्थानों पर भूमि का चयन किया जा चुका है तथा 180 स्थानों पर कार्य भी आरंभ कर दिया गया है। 2021-22 में 100 और संस्थानों पर इस योजना के अंतर्गत पार्क बनाए जाएंगे। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का एक उपयोगी माध्यम है। प्रदेश में वर्तमान में विभिन्न विभागों द्वारा लगभग 1 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 5500 स्वयं सहायता समूह को 8 करोड़ 25 लाख रुपए का रिवॉल्विंग फंड तथा 1500 स्वयं सहायता समूह को 7 करोड़ 50 लाख रुपए का सामुदायिक निवेश निधि प्रदान करने की मैं जो है सहर्ष घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वयं सहायता समूह में अधिक उद्यमिता को लाने के लिए एक सुविचारित एवं सुनियोजित सहयोग प्रदान करने की आवश्यकता है। वर्तमान में स्वयं सहायता समूह को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 3 लाख रुपए तक की राशि के ऋण पर एक निश्चित ब्याज उपदान दिया जाता है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसे स्वयं सहायता समूह जो अपनी गतिविधियों तथा उद्यमिता को बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए तक का ऋण लेना चाहते हैं, उन्हें 2 लाख के अतिरिक्त ऋण इसी दर पर राज्य सरकार द्वारा ब्याज उपदान प्रदान किया जाएगा। इस उपदान पर 10 करोड़ रुपए का व्यय होने का अनुमान है। अध्यक्ष महोदय, स्वयं सहायता समूह को अपने काम को बेहतर करने के लिए तथा अपने उपदानों को बाजार तक पहुंचाने के लिए कई प्रकार की विशेष
सेवाओं के आवश्यकता की आवश्यकता होती है। सर्वश्रेष्ठ 100 स्वयं सहायता समूह को इस उद्देश्य के लिए कार्य के आधार पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस संदर्भ में विस्तृत दिशा निर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे। हमारी सरकार की इन दोनों पहलुओं को मैं एक नई स्वर्ण जयंती सहयोग योजना के अंतर्गत लाने की भी घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वयं सहायता समूह के आजीविका अवसरों में वृद्धि के लिए पायलट आधार पर तकनीकी शिक्षण संस्थानों तथा सरकारी कार्यालयों में एक नई योजना ही मेरा रसोई कैंटीन आरंभ की जाएगी। इसके साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी भागीदारी से सिरमौर जिला में शी हाट की प्रारंभिक सफलता के दृष्टिगत इस मॉडल को अन्य जिलों में भी स्थापित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, धातु, पत्थर व लकड़ी की नक्काशी का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना के अंतर्गत 2021-22 में 1000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान करने एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत 1000 लाभार्थियों को जॉब प्लेसमेंट देने की भी मैं घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 100 सामुदायिक स्वच्छता परिसर, 16 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स एवं 12 गोवर्धन परियोजना स्थापित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त 2400 गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की गतिविधियां शुरू की जाएंगी। दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंकों के माध्यम से 250 महिलाओं को बैंक कॉरेस्पोंडेंट सखी सुविधा प्रदान करने हेतु अधिकृत किया जाएगा। मैं पंचायत सिलाई अध्यापकों और पंचायत चौकीदारों को दिए जा रहे मानदेय को भी 300 रुपए प्रति माह बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में मैंने 2030 तक प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के मौजूदा वृक्ष आवरण को 27.72% से बढ़ाकर के 30% करने का संकल्प प्रस्तुत किया था। प्रोत्साहन एवं डिसइंसेंटिव को आधार बनाकर पौधारोपण की नीति में सुधार किया जाएगा, जिससे बेहतर सर्वाइवल रेट तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। 2020-21 में 12,000 हेक्टेयर भूमि में पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य को बढ़ाते हुए 2021-22 में 14,000 हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगाए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा, तमाम दिन जो कड़ी धूप में झुलसते रहे, वही दरख्त मुसाफिर को छांव देते हैं। हाँ जी, तो आपको भी वही वृक्ष छाए दे रहे थे। हाँ, थोड़ा हुआ। लेकिन आपके जो विटामिन की कमी पूरी हो गई उसमें वैसे। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के पूर्ण राजत्व के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हमारी सरकार लोगों में स्वस्थ जीवन शैली प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 68 स्वर्णिम वाटिकाएं विकसित करेगी। प्रदेश में 3 साल बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना क्रमशः KFW की फॉरेस्ट्री इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट, जायका की इम्प्रूवमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड लाइवलीहुड तथा विश्व बैंक पोषित IDP फॉर सोर्स सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट रेन फेड एग्रीकल्चर कार्यान्वित की जा रही है। इन परियोजना के अंतर्गत 2021-22 में 2,000 हेक्टेयर भूमि से लंटाना निवारण, 3,000 हेक्टेयर में पौधों का रोपण तथा 7,000 हेक्टेयर में मृदा संरक्षण और प्रबंधन कार्य किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, जंगलों में मिट्टी की नमी को बढ़ाने हेतु वन क्षेत्रों में बहने वाली 12 मासी जल धाराओं में जल भंडारण बांधों
का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक बांध में लगभग 8 से 10 लाख लीटर पानी संग्रह करने की क्षमता होगी। इस योजना पर आगामी 2 वर्षों में 300 जल भंडारण बांध बनाए जाएंगे, जिन पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के ऊंचे शुष्क क्षेत्रों लाहौल स्पीति, किन्नौर में 5 वर्षों के दौरान 250 हेक्टेयर भूमि पर छरमा के पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। 2021-22 में 50 हेक्टेयर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय बढ़ाने के लिए निजी भूमि पर वृक्ष कटान की अनुमति लेने को हाल ही में सुविधाजनक बनाया गया है। वन मंडल अधिकारियों, अरण्यपालों की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं ताकि आम जनता को आसानी से अनुमति मिल सके। अध्यक्ष महोदय, इसी वर्ष शोघी शिमला में 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन साइंस लर्निंग एंड क्रिएटिविटी सेंटर जनता को समर्पित किया जाएगा। इसी स्थान पर प्रदेश के पहले बहुप्रतीक्षित प्लानिटोरियम का कार्य प्रारंभ किया जाएगा, जिसके निर्माण पर लगभग 7 करोड़ रुपए व्यय होंगे। भारत सरकार एवं जर्मन एजेंसी GIZ के सहयोग से जलवायु परिवर्तन, एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन नॉलेज के लिए प्रदेश के पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में एक डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। हमारी सरकार ने कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए कार्य योजना तैयार की है। इसके लिए शहरी निकायों को एकत्रित प्लास्टिक कचरे को सुरक्षित रूप से संशोधित और निष्पादन करने के लिए 70 वेस्ट श्रेडर, 70 प्लास्टिक वेस्ट बेलिंग मशीन और 70 प्लास्टिक वेस्ट कॉम्पैक्टर प्रदान किए जाएंगे। प्लास्टिक वेस्ट के स्थायी प्रबंधन हेतु शहरी निकायों को प्लास्टिक की ईंट तथा टाइल्स बनाने में तकनीकी सहयोग दिया जाएगा। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें। अर्थवेद में कहा गया है, माता भूमे पुत्र अहम पृथ्व्या, अर्थात यह धरती माता है और मैं उसका पुत्र हूं। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का स्वागत करती है। इस नीति के प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा से लेकर उच्चतम स्तर तक शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक एवं दूरगामी परिवर्तन होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जाता है, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने के लिए इस भविष्योन्मुखी नीति को राष्ट्र को समर्पित किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का आधार सिद्धांत है कि शैक्षणिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है, जो तर्कसंगत विचारों और कार्य करने में सक्षम हों, जिनमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति, नैतिक मूल्य और धार हो। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के परिणामों का मूल्यांकन करने के लिए कक्षा 3, 5 और 8 में विद्यार्थियों को स्कूल की परीक्षा देनी अनिवार्य होगी। पिछले बजट में मैंने व्यावसायिक संस्थानों में मेधावी छात्रों के प्रवेश हेतु प्रशिक्षण के लिए स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना आरंभ की थी। इस योजना का विस्तार करते हुए मैं नई योजना टॉप 100 छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा करता हूं, जिसके अंतर्गत सभी सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा के उपरांत 100 प्रतिभाशाली छात्रों का चयन SCERT द्वारा किया जाएगा। चयनित बच्चों को नियमित मूल्यांकन के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, युवा छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने हेतु मैं प्रस्तावित करता हूं कि शिक्षा विभाग पायलट आधार पर विज्ञान, गणित तथा स्पोकन इंग्लिश में विशेष कोर्स आरंभ करेगा। आगामी वर्ष में विभिन्न माध्यमिक स्कूलों में भी 100 मैथ्स लैब स्थापित की जाएंगी तथा बच्चों की बौद्धिक क्षमता
विकास हेतु शतरंज के खेल को प्रोत्साहित किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहता हूं, कर्तव्यों का बोध कराती अधिकारों का ज्ञान शिक्षा से ही मिल सकता है, सर्वोपरि सम्मान। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने तथा इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य के दृष्टिगत हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा। मोबाइल ऐप की सहायता से भी इस पोर्टल पर अध्यापन एवं कार्मिक मामलों से संबंधित सूचना अपलोड की जा सकेगी। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए खेल एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। राज्य में ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर स्कूलों की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। मैं भिन्न टूर्नामेंट के प्रतिभागियों के लिए डाइट मनी की दर को दुगना करने की घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये राशि बहुत कम होती थी। जब भी हम कहीं किसी टूर्नामेंट में जाते थे तो बच्चे इस बात के लिए जरूर आग्रह करते थे, और जो ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे टीचर्स होते हैं, जो स्टाफ होते हैं, वो भी इस बात के लिए आग्रह करते थे कि बच्चों से हम खेल में अच्छा प्रदर्शन की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद डाइट मनी जो है बहुत कम है। तो उस दृष्टि से हमने इस डाइट मनी को दुगना किया है। अध्यक्ष महोदय, यह डाइट मनी ब्लॉक स्तर पर 50 रुपए से बढ़ाकर के 100 रुपए, जोनल और जिला स्तर पर 60 रुपए से 120 रुपए और राज्य स्तर पर 75 रुपए से 150 रुपए प्रति दिन प्रति छात्र की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा 2018-19 में मेधा प्रोत्साहन योजना आरंभ की गई थी। इसके अंतर्गत प्रदेश के ऐसे मेधावी बच्चों जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रदेश से बाहर कोचिंग लेना चाहें के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान किया गया है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 838 लाभार्थियों को लगभग 2 करोड़ 19 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। हमारी सरकार प्रदेश में मेधा को प्रोत्साहित करने के लिए यथासंभव प्रयास करती रहेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे मेधावी छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता है। कोरोना के समय में शिक्षा विभाग ने अपनी विभागीय क्षमता का निर्माण करके डिजिटल माध्यम से हर घर पाठशाला कार्यक्रम से प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों तक अपनी पहुंच बनाई और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की। प्रदेश सरकार ऐसी नीति बनाएगी जिससे कि तकनीक और उपलब्ध मानव संसाधन के परस्पर सहयोग से सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा सके और उनके व्यक्तित्व निर्माण एवं कैरियर काउंसलिंग की उचित व्यवस्था हो सके। इस पहल के अंतर्गत ऑनलाइन तथा ऑफलाइन मोड्स में पढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए मैं बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान रखता हूं। अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार श्रीनिवास रामानुजम योजना के तहत मेधावी छात्रों को लैपटॉप उपलब्ध करा रही है। प्रौद्योगिकी में हो रहे बदलाव के फलस्वरूप अब लैपटॉप के अन्य विकल्प भी उपलब्ध हैं। इस संदर्भ में वर्तमान में चल रही व्यवस्था में आवश्यक संशोधन करने पर विचार किया जाएगा। इसके लिए 25 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष हमने शिक्षा को एक नई दिशा देने का प्रयास किया तथा गुणवत्ता को केंद्र बिंदु बनाया। इस संदर्भ में 3 योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। स्वर्ण जयंती ज्ञानोदय क्लस्टर श्रेष्ठ विद्यालय योजना, स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना तथा महाविद्यालयों के लिए उत्कृष्ट योजना। आगामी वर्ष में इन तीनों योजनाओं के अंतर्गत क्रमशः 100 क्लस्टर स्कूल, 68 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल और 9 महाविद्यालय शामिल किए जाएंगे। इन स्कूलों में आवश्यक आधुनिक सुविधाओं तथा अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। मैं 2021-22 में इन तीनों योजनाओं के लिए 63 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान प्रस्तावित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कन्वर्जेंस के सिद्धांत पर हमारी सरकार ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से 100 अन्य स्कूलों में भी सुविधाओं का उन्नयन करेगी। मैं स्कूल प्रबंधन कमेटी एसएमसी द्वारा रखे गए सभी वर्ग के अध्यापकों के यह बजट उद्यमिता एवं कौशल विकास
पर्यटन तथा आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण के साथ अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास सुनिश्चित करेगा। मेरी सरकार प्रत्येक प्रदेशवासी के अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निरंतर और अथक परिश्रम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत है। अध्यक्ष महोदय, यहां मैं कहना चाहूंगा, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो। अध्यक्ष महोदय, मैं यह बजट माननीय सदन को संस्तुत करता हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि एक सार्थक चर्चा होगी और सार्थक चर्चा के बाद बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आएंगे और उसके साथ में अपने इस बजट अभिभाषण को अध्यक्ष महोदय समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।